ऑफ यू। आज हम लोग क्वेश्चन बैंक 2023 के अति लघु त्रि प्रश्न को हम बनाएंगे। आज प्रश्न संख्या हम लोग बनाते हैं के किस मान के लिए बिंदुए 1,1 3, के और -1,4 संरेख है। याद रहे जब बिंदु संरेख होता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 रहता है। तो मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, बिंदु एक, पहले बिंदु को ए मान लेंगे 1,1, दूसरा बिंदु मान लेंगे बी और तीसरा बिंदु -1,4। ये प्रश्न सब 2 नंबर का प्रश्न है। आपको क्वेश्चन में 30 प्रश्न है जिसमें कि 15 प्रश्न का आंसर देना है। तो हम लोग क्या बनाते हैं, लिखा त्रिभुज एबीसी का मतलब कुछ ये तीनों बिंदु क्या है? संरेख है। जब संरेख रहता है तो क्या लिखते हैं हम लोग? सॉल्व। चूंकि बिंदुए ए कोमा बी तथा सी संरेख है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। जब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 0 होगा तो हमको के का वैल्यू निकालना। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 x1 23 31 12 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। या देखते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं। लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 x1 23 y2 माइनस y3 जोड़ x2 y3 माइनस y1 जोड़ x3 y1 माइनस y2। ये बंद कर दिए। क्या फॉर्मूला था? तो यहाँ इसका शॉर्ट क्या था? 23 y2 माइनस y3 31 y3 माइनस y1 12 y1 माइनस y2। बस इसी फॉर्मेट पे आपको बता देना। हम क्या करेंगे, पहले बिंदु को ए को x1 y1, बी वाले को x2 y2 और सी वाले को x3 y3 मान लेंगे। इस पे बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या है? 0 है। क्यों? क्योंकि तीनों बिंदु क्या है? संरेख है। 1/2। अब x1 का वैल्यू कितना है? x1 1 है, यहाँ 1 लिखिए। y2 कितना है? k, यहाँ पर आप k लिखिए। माइनस फॉर्मूला माइनस यहाँ दिए। y3 यहाँ कितना है? 4, यहाँ से देख के भर दीजिए फटाफट। जोड़ x2 कितना है? 3, यहाँ 3 लिखे। फिर y3 कितना है? 4, यहाँ लिखेंगे 4 माइनस y1 कितना है? 1 जोड़ x3 कितना? -1, ब्रैकेट में देंगे क्योंकि ये माइनस में, इसलिए ब्रैकेट में डाल देंगे। फिर y1 कितना है? 1 माइनस y2 कितना है? k, यहाँ रख दिए। एप्पल 0, तो 0 जैसे कहते हैं 1/2। अब यहाँ देखिए 1 से गुना करेंगे तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा? वही चीज आ जाएगा। k माइनस 4 जोड़, अब देखिए यहाँ 3 और 4 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 3। अब यहाँ ध्यान देते माइनस से दोनों गुना के -1 और यहाँ 1 माइनस k हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए 1 से गुना करिए कोई फर्क पड़ा? वही रहा। 4 में 1 गया कितना? 3, प्लस में 3 पहले था, गुना में हो गया। प्लस माइनस -1 माइनस k। 0 बराबर 1/2 k माइनस 4 जोड़ 3 तिया 9। देखिए माइनस से 1 से गुना करें तो वही आएगा। प्लस माइनस -1 और माइनस प्लस के। हम देखते हैं 0 जैसे तैसे 1/2 के हुआ 2k। देखिए -4 और -1 दोनों माइनस वाला जुड़ जाएगा, कितना होगा? -5 अब प्लस 9। अब क्या करेंगे, हम इसको इधर लिखते हैं थोड़ा। तो यहाँ 0 का 0 जैसे का तैसे बराबर 1/2। अब देखिए 2 के और 9 में 5 के कितना बचेगा?
4, किसमें, प्लस में। अब इसको हम पहले लिख रहे हैं, इसको बाद में लिख रहे हैं। तो 1/2, 2 के जोड़ 4 बराबर 0। देखिए गुना में उधर जाकर क्या होगा, भाग होगा, तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। यहाँ बचा कितना, 2 के जोड़ 4 बराबर 0। अब देखिए 4 प्लस में क्या होगा, माइनस होगा। तो 2 के बराबर -4, 2 किस पे गुना हो जाएगा, क्या हो गया, भाग होगा। तो के बराबर कितना होगा, -4/2, -4/2। और 2 पढ़ा हमें 4 के बारे में आता, 2 बार में। तो आंसर क्या आएगा, के का वैल्यू -2। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अब अगले प्रश्न को बनाएंगे, हम प्रश्न संख्या 2 बनाएंगे। ये प्रश्न क्या है, सिद्ध करें कि cos स्क्वायर 10 डिग्री जोड़ cos स्क्वायर 20 डिग्री जोड़ cos स्क्वायर 30 डिग्री जोड़ cos स्क्वायर 40 डिग्री जोड़ cos स्क्वायर 50 डिग्री जोड़ cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री और जोड़ cos स्क्वायर 80 डिग्री बराबर क्या प्रूव करके दिख रहा है आपको, 4। ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, हम LHS लेंगे। अब याद रहना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए, साइन थीटा किसका पूरक होता है, कॉस थीटा के पूरक होता है। ये इसका मतलब साइन का उल्टा किसमें होता है, कॉस का उल्टा किसमें होता है, साइन। मतलब एक दूसरे के पूरक है। जब पूरक होता है, जैसे मान लिया जाए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कॉस कितना डिग्री के बराबर होगा, तो कॉस 60 डिग्री के बराबर होगा। जो वैल्यू 30 का वैल्यू होगा वही वैल्यू कॉस 60 का बराबर होगा। मतलब दोनों एक दूसरे के क्या पूरक है, मतलब दोनों को जोड़ने पर क्या होना चाहिए, 90। क्या होना चाहिए, 90। अब ध्यान रखना चाहिए, जब दोनों को जोड़ने पर 90 होगा, बस हमको कुछ नहीं करना, पूरक है। कॉस का पूरक क्या, साइन। एक फॉर्मूला आएगा, कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ इसको हम प्रूव कर लेंगे। तो याद रखिए, आपको याद रखना कि हमको कॉस को, ये 10 है तो हमको 90 पुराना, इसका रिलेशन किसके साथ होगा, 80 के साथ। 80 10 90, तो ये दोनों को एक साथ लिखेंगे। कॉस स्क्वायर 20 है, अब 20 में कितना जोड़ेंगे तो 90 पड़ेगा, 70। तो मतलब इसका इससे रिलेशन 70, मतलब दोनों को जोड़ने पर 90 होना चाहिए। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस का 60, 60 30 क्या होगा 90 और 40 50 क्या होगा 90। तो आपको ये दिखाना है, इसको प्रूव करके दिखाना है कि इसका वैल्यू कितना होता है, 4 होता है, मतलब दोनों। तो हम क्या लेंगे, LHS। तो हम क्या करते हैं, आसान प्रश्न देखते हैं, सॉल्व LHS लीजिए। LHS में कौन, ये वाला वैल्यू, उसको पहले लिख दीजिए। तो हम करेंगे कैसे लिखेंगे, कॉस 10 को कॉस 80 के साथ लिखेंगे। लिखिए कॉस स्क्वायर, ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि और अच्छा लगे लिखने में। कॉस स्क्वायर 10 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 10 के कितना जोड़ेंगे, 80 डिग्री। यहां पर का इसको बंद कर दीजिए, प्लस फिर कॉस स्क्वायर 20 डिग्री और जोड़ कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, इसको बंद कर दीजिए, प्लस फिर कॉस स्क्वायर 30 डिग्री जोड़ कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस फिर क्या है, यहां पर से लिख देते हैं कॉस स्क्वायर कितना लिखे, 30 40 डिग्री और जोड़ कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, 40 50 90। फिर देखते हैं 8 को टोटल होना चाहिए, 8 को पूरा, 2 4 6 2 8। देखिए कॉस 10 80 यहाँ का लिए, कॉस 20 ये वाला, कॉस 70 ये वाला, कॉस 30 इसका 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, ठीक है। फिर कॉस का 40 डिग्री, कॉस का 50 डिग्री। हम LHS को लिखिए। अब क्या करना, इस दोनों में किसी एक को चेंज करना, बदलना। कॉस जैसे 10 को बदलिए तो 80 को छोड़ दीजिए, 80 को बदलिए तो 10 को छोड़ दीजिए। तो हम क्या करें, सबका सेकंड टर्म वाला बदल रहे हैं, देखते कैसे बदलते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। इसको मैंने ब्रैकेट में दे दीजिए। फिर ध्यान से समझते हैं क्या कि हम कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, हम इसको लिख सकते हैं, ये वाले को कॉस स्क्वायर 90 में 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 80 बचेगा। बस एक दोनों में एक को चेंज करना, प्लस फिर यहां ध्यान दीजिए कॉस स्क्वायर 20 डिग्री जैसे का तैसे, प्लस इसको क्या करेंगे हम, इसको कॉस स्क्वायर क्या करें 90 डिग्री और माइनस 20 डिग्री। बस यहां पे जो लिखा उसी घटा देना। देखिए 90 में 20 घटा कितना बचेगा, 70। सिंपल है, चलिए प्लस कॉस स्क्वायर 10 हो गया था, 20 हो गया, तब क्या चले 30, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस 30 डिग्री। फिर 90 में 30 के कितना बचेगा 60, ये वाला लिखे, प्लस फिर कॉस डिग्री ये वाला तो क्या, अब इसमें इसको लिखेंगे, इसको
कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस 40 डिग्री। ध्यान से देखते हैं, हम पूछने के कॉस स्क्वायर 10 डिग्री जैसे कहते हैं, कॉस स्क्वायर 80 था तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस 10 कर दिए, मतलब ये, तो 90 में 10 गया 80 बचा, बस दोनों में किस, अगर इसको चेंज करते तो आप क्या लिखते, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 80 डिग्री, तब वो 10 डिग्री बचता। फिर प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री जैसे तैसे, बाद वाले को चेंज कर रहे हैं हम, कॉस स्क्वायर जैसे तैसे और 90 में 20 करेंगे तो बचेगा 70 प्लस, फिर इस पे आए कॉस स्क्वायर 30 डिग्री यहाँ लिखे प्लस, फिर कॉस स्क्वायर 90 माइनस 30 डिग्री, तो 90 में 30 कितना बचेगा 60, फिर प्लस यहाँ प्लस दिए, फिर कॉस स्क्वायर कितना है 40 डिग्री जैसे तैसे प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस 40 डिग्री, तो 90 में 40 कितना बचा 50। अब देखिए आसान है, अब देखिए 90 पे नाम बदल जाता है, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, यहाँ क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा ये कितना है यहाँ पे 10, जोड़ इसको देखिए कॉस स्क्वायर 20 डिग्री जैसे का तैसे लिख दीजिए आप 20 डिग्री, अब प्लस देखिए कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो यहाँ कितना होगा साइन स्क्वायर और थीटा ये क्या लिखेंगे 20 डिग्री, फिर प्लस अब ये वाला पाइए कॉस स्क्वायर 30 डिग्री जैसे तैसे प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, थीटा ये कितना होगा 30, जोड़ कॉस स्क्वायर 40 डिग्री अब प्लस कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर 40 डिग्री, इसको बंद कर दीजिए। अब ध्यान से देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन, देखिए थीटा दोनों एंगल सेम होना चाहिए, दोनों एंगल सेम होना चाहिए, दोनों एंगल सेम होना चाहिए, जब सेम होगा तो फॉर्मूला आसानी से वहां पे लग जाएगा, तो मतलब कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री बराबर कितना होगा 1। यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर 20 डिग्री जो साइन स्क्वायर 20 डिग्री, इसका वैल्यू कितना आएगा 1, फिर कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू आएगा 1, फिर कॉस स्क्वायर 40 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री, इसका वैल्यू 1 आएगा, 1 1 1 1 जोड़ेंगे 4 बार कितना होगा 4, यही आपका RHS है, हैंस प्रूव्ड। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे, अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 बनाएंगे, क्या लिखा हुआ, यदि cos a बराबर 4/5 है तो cot a प्लस साइन a का वैल्यू ज्ञात करिए। हम लोग इस टाइप के प्रश्न को प्रश्नावली 8.1 में बनाए हैं, आसान प्रश्न है, हम लोग पढ़ चुके। देखिए ऐसा प्रश्न जब भी आवे, यहाँ एंगल दिया हुआ तो हम किसी तरह से त्रिभुज बना सकते हैं, तो संपूर्ण त्रिभुज के बारे में चर्चा होगा। यस, अब याद रहना चाहिए आपको, यहाँ पे जो भी एंगल दे, ये एंगल यहाँ ए दे तो हम यहाँ से ए स्टार्ट करेंगे, आप कहीं से यहाँ से भी स्टार्ट करिए तो भी सही होगा, कहीं से बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें यहाँ से बनाइए तो आपके लिए और आसान होगा। यहाँ बी देता तो हम यहाँ बी देते, यहाँ सी देता यहाँ सी देते, अब यहाँ पे ए दिया तो हम यहाँ ए बी और इसको बना दिए हम लोग सी, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब एंगल, किस एंगल के बारे में बात कर रहा, मतलब किस कोण के बारे में बात कर रहा, ए के बारे में बात कर रहा। तो अब याद ध्यान रखिए, ए के सामने वाला क्या होगा लंब, मतलब पी, ए जिसके सामने बना हुआ, ए जिसपे बना हुआ क्या हो गया आधार, ये तो स्लिप करें, ये हमेशा क्या होता है कर्ण होता है। तो ध्यान से देखते कैसे कैसे लिखेंगे, देखेंगे सॉल्व। अब देखिए यहाँ क्या क्या दिया हुआ, क्या दिया हुआ cos a बराबर 4/5, अब cos वाला फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग b/h, मतलब आधार बटा कर्ण, तो हम लिख सकते हैं इसको b/h, तो किसका b, तो a का b, किसका b a का b, तो a का b। अब याद ध्यान दीजिए, आपको ये जो त्रिकोणमिति का रेशियो दिया है, रेशियो मतलब अनुपात दिया, अनुपात को हम संख्या में बदलेंगे, और संख्या में बदलने के लिए किसी भी चर a b c d e f g, किसी x y z, किसी से हम लोग गुणा करते हैं, किसे करते हैं, किसी भी चर से, k x y m n, किसी से कर सकते हैं, हम लोग किससे गुणा करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो cos a का b मतलब आधार, तो a का आधार क्या होगा, इस पे बना हुआ एंगल, तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग 4k, ठीक है, और कर्ण तो क्या होगा h, इसको 5k मान लेंगे। अब देखिए कैसे कैसे लिखेंगे, लिखेंगे माना क्या चीज ए बी बराबर, ए बी माने किस लिए, ताकि आपको अनुपात दिया, अब इसको हम संख्या में बदल दिए, इसलिए हम इसको मान लिए, माना ए बी बराबर 4k कॉमा ए सी बराबर 5k, तथा हमको निकालना क्या चीज BC बराबर वाट, ये निकालना आपको।
तो ये देखिए ये इसका आधार है, ये इसका कर्ण, हमको चाहिए क्या, लंब चाहिए। तो अब याद दीजिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, तीसरी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। मतलब अब लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, तो क्या प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, या इंग्लिश में एच बोल सकते हैं एसी का स्क्वायर, इसका भुजा का नाम एसी का स्क्वायर बराबर एबी बीसी का स्क्वायर जोड़ एबी का स्क्वायर। लिख सकते हैं एसी का स्क्वायर बराबर बीसी का स्क्वायर जोड़ एबी का स्क्वायर। लिख सकते हैं, बोला गया कर्ण मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। हम कर्ण लंब नहीं लिख के क्या लिखे, सब भुजा का नाम लीजिए। मतलब एसी का, इस भुजा का नाम क्या है एसी, एसी का स्क्वायर, इस भुजा का नाम क्या है बीसी, इसका बीसी का स्क्वायर, इस भुजा का नाम क्या है बी ए बोलिए या ए बी बोलिए, बात बराबर है। तो ए बी का स्क्वायर लिख दिए। हमको क्या चाहिए, हमको बीसी चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए ना, तो इसको इधर लिख देते हैं। हम इसको लिख दिए बीसी का स्क्वायर जोड़ ए बी का स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर। हटा दीजिए इसको, इसमें दिए तो कुछ देखिए, बस इस पार्ट को हम पहले लिखे, इसको बाद में लिखे। अब ध्यान दीजिए, अब बीसी हमको चाहिए, तो बीसी का स्क्वायर जैसे का तैसे, एसी का स्क्वायर देखिए प्लस में भी उधर जाए क्या होगा माइनस ए बी का स्क्वायर। अब देखिए बीसी पे क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चलेगा रूट चढ़ेगा। तो बीसी बराबर रूट अंडर एसी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। और आपको एसी और ए बी का वैल्यू पता, देखिए एसी और ए बी का वैल्यू पुट कर दीजिए वहां फटाफट। तो बीसी बराबर होगा आपका रूट अंडर एसी, एसी कितना है एसी 5 के, यहाँ लिखते 5 के का स्क्वायर माइनस ए बी कितना है 4 के, तो यहाँ 4 के का स्क्वायर। फिर एक स्टेप यहाँ पर बच जाएगा, तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर करें, देखिए 5 के गुना 5 के ऐसा होगा। स्क्वायर मतलब 5 को के को 2 बार गुना करना, तो कितना होगा 25 के गुना के क्या होगा के का स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं 25 के का स्क्वायर घटाओ 4 चौके 16 के का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हम इसको इधर लिखते हैं, यहीं से लिखिए। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हुआ, बीसी बराबर क्या प्राप्त हो गया 25 में 16, 25 के स्क्वायर में 16 के स्क्वायर घटाएंगे तो 25, तो 16 नो कितना था 25, तो यहाँ पे कितना बचेगा 9 के स्क्वायर। तो अब 9 किसका वर्गमूल है देख लेते हैं साइड में आके, 3 तिया 9, देखिए 2 3 आया, इसका मतलब 2 3 में 1 3 बाहर निकलेगा, तो 9 है आपका 3, तो 9 से 9 का वर्गमूल कितना 3, के स्क्वायर 2 को में 1 के क्या होगा बाहर हो जाएगा, तो 3 क्या आया। मतलब हमको पता चल गया कि ये वैल्यू जो है ना बीसी वो कितना है 3 के है। अब आपसे क्या क्या पूछा गया वो फटाफट बैठा दीजिए। हमसे पूछा गया कॉट ए जोड़ साइन ए का वैल्यू क्या होगा, तो ऐसा प्रश्न आवे तो हम इसका पहले वैल्यू ही निकाल लेते हैं, निकाल लीजिए। लिखेंगे अब किसको निकालना, पहले कॉट ए, कॉट ए वाला फॉर्मूला होता कौन सी बी बाई पी, तो किसका बी लिखेंगे तो ए का बी, तो ए का बी ये वाला है हाँ या नहीं 4 के, यहाँ लिख दीजिए 4 के, और पी मतलब इसके सामने वाली भुजा ये 3 के। देखिए के कैंसिल हुआ, इसका वैल्यू कितना गया 4/3। अब क्या निकालना साइन ए, और साइन पर फॉर्मूला क्या होता है पी बाय एच, यहाँ लिख दीजिए पी बाय एच याद रहने के लिए। तो किसका पी, तो ए का पी, ए के सामने वाला इसका पी कहलाता है, मतलब ए का लंब बोल सकते हैं। ए का पी कितना है 3 के, यहाँ 3 के, और एच कितना होगा आपके पास, एच कितना है 5 के, यहाँ के कैंसिल आउट 3/5। अब हम क्या करेंगे, तो अब लिखिए आपके पास जो क्वेश्चन है उसको लिख दीजिए फटाफट, कॉट ए जोड़ साइन ए का वैल्यू आपसे पूछा गया। आसान है, कॉट ए का वैल्यू कितना निकाले आप 4/3, इसके सामने लिख दीजिए, जोड़ साइन ए का वैल्यू 3/5 इसके सामने लिख दीजिए। अब क्या करेंगे 3 और 5 का क्या करेंगे एलसीएम, एलसीएम वह नंबर होता है जो 3 के भी पढ़ा में आना चाहिए और 5 के भी पढ़ा में आना चाहिए। तो 3 5 का एलसीएम कितना होगा, दोनों अभाज्य संख्या है, ये दोनों को गुना कर देंगे, 3 5 15, दोनों का एलसीएम कितना होगा 15। अब देखिए 3 के पढ़ा 15 क्या बार में आता है 5 बार में, 5 से गुना 5 चौका 20 जोड़ 5 के पढ़ा 15 क्या बार में 3 बार में, 3 तिया 9, तो आपके पास आंसर कितना होगा 20 और 9 कितना होगा 29/15। देखिए ये किसी से कटने वाला नंबर नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा
29/15। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 बनाएंगे। देखा, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AD के बड़े भाग पर E एक बिंदु है एवं BE, CD को F पर प्रतिच्छेद करता है, तो दिखाएं त्रिभुज ABE एवं त्रिभुज CFB समरूप है, सिमिलर है, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के बराबर है, समान दिखता है। क्या मिला? पहले समांतर चतुर्भुज, पहले बना लेते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज है जिसका नाम क्या है? ABCD, तो नाम रख दीजिए ABCD। अब क्या क्वेश्चन बोला गया है? फिर बोलता है कि AD के बड़े भाग, मतलब AD को बढ़ाया जाए, इसका मतलब ये हुआ जब AD को बढ़ाया जाए तो वह आगे बढ़ने पर एक बिंदु होता है जिसका नाम E एक बिंदु है। AD को बढ़ाने पर जो बिंदु मिलता है उसका नाम क्या है? E। तो अब बोल रहा है क्वेश्चन BECD, तो BE कौन है? BE मतलब यहां से एक लाइन खिंचाएगा BE, तो ये BE हो गया। BE CD को प्रतिच्छेद करती जिस बिंदु पर, उस बिंदु का नाम F है। ध्यान समझते हैं। फिर एक समांतर चतुर्भुज था जिसका नाम ABCD था। हम एक समांतर चतुर्भुज बना दिए, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज बना दिए, ठीक है। आप बोला है बोला कुछ AD को बढ़ाया जाए, मतलब बढ़ने पर एक बिंदु E मिलता है, कहने मतलब यही है। तो AD ये बिंदु है, इसको बढ़ाएं तो ये क्या मिला? E मिला, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बोला BECD पर को प्रतिच्छेद करता, प्रतिच्छेद मतलब BE जो लाइन है CD लाइन को काटती है, तो BCD लाइन ये वाला है, BE इसको क्या है? प्रतिच्छेद। और जहां पे वो काटती है उस बिंदु का नाम F है, हम यहाँ लिख दिए है। अब आपको प्रूफ करके दिखाना है कि देखिए यहाँ पे आपको दो त्रिभुज बना दिखा, देखिए ध्यान से देखिए। एक त्रिभुज देखिए यहां से, एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा है, ये वाला एक त्रिभुज ये दिखा, बोलिए हाँ। एक त्रिभुज यहां से भी दिख रहा है, इसी दो त्रिभुज के बारे में चर्चा किया। देखिए त्रिभुज तो ये भी बन रहा है यहां से, लेकिन इस त्रिभुज के बारे में आपसे चर्चा नहीं किया गया। त्रिभुज ABE मतलब ABE एंगल यहां पे बन रहा है, ओके। फिर बोला है त्रिभुज CFB मतलब इस त्रिभुज के, मतलब ये त्रिभुज और इस त्रिभुज के बारे में आपसे चर्चा कर रहा है। तो आप ध्यान से देखते हैं, हमको समरूप प्रूफ करके दिखाना है। ध्यान से देखते हैं समरूप पे। आप ध्यान दीजिए समरूप क्या कहते हैं, हम पहले लिख लेते हैं त्रिभुज ABE। सॉल्व लिखिए, सॉल्व देखेंगे त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CFB में, अब ध्यान दीजिए आपको कुछ प्रूफ करना। एंगल बराबर कर दिए, भुजा बराबर, हम तो एंगल बराबर करते हैं, देखिए आपस में कुछ बराबर है। हम बोल सकते हैं एंगल A एंगल C के बराबर होगा, किस हिसाब से? कि ये समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण है। बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कोण A बराबर है कोण C के। कैसे देखेंगे? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, मतलब सामने है। सम्मुख मतलब कौन होता है? सामने। ये दोनों एक दूसरे के सामने है, ये दोनों कोण आपस में क्या होगा? बराबर। किस रूल के अनुसार? समांतर चतुर्भुज है, इसलिए। चलिए ठीक है, एक कोण हम दो कोण बराबर कर लेंगे तो ये समरूप त्रिभुज प्रूफ हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आपको ध्यान दीजिए, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। बोले कैसे? एकांतर अंतःकोण है, एकांतर कोण है, आपस में बराबर होता है, तो लिख सकते हैं। इसको कोण को कैसे लिखेंगे? कोण ABE, यहां कोण बन रहा है तो लिख सकते हैं हम, लिखेंगे कोण ABE बराबर है किसके? कोण CFB के, इस कोण के CFB के। कैसे? तो बोलेंगे दोनों एकांतर अंतःकोण है, मतलब दोनों अंदर में बन रहा है और अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। लिख सकते हैं एकांतर अंतःकोण से, या एकांतर अंतःकोण है, दोनों बना दिए। चलिए ठीक है, तो दो कोण आपको बराबर हो गया, आपका प्रूफ हो चुका है। अब ध्यान दीजिए, जब समांतर कोण है तो ये दोनों, जब चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज, तो ABCD के क्या होगा?
समांतर होगा, इसलिए लिख सकते हैं ए बी समांतर है किसके, सी डी के। बस प्रूफ हो गया। जब दो एंगल प्रूफ हो गया तो लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज के बारे में बात किया था, त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। ये प्रूफ करने वाला था, त्रिभुज ए बी ई एवं त्रिभुज सी एफ बी के समरूप है। कैसे, तो ए मतलब एंगल दो एंगल बराबर, एक एंगल ये इसके बराबर हुआ, ये एंगल इसके बराबर हुआ, ए समरूपता नियम से, समरूपता से हो गया प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब लोग प्रश्न संख्या 5 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो आपको तो सिद्ध करें कि त्रिभुज सर्वांगसम है। मतलब दो सिमिलर त्रिभुज है, ट्रायंगल है, तो आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखाना है कि ये दोनों सर्वांगसम है एक दूसरे के। हम बना लेते हैं आसान प्रश्न, प्रूफ करके दिखाना है। सॉल्व लिखिए, सॉल्व त्रिभुज एबीसी और दूसरा त्रिभुज इस टाइप का बना दिए, कुछ भी नाम लिख दिए। इसका नाम मान लेते ए बी सी, इसका पी क्यू आर। दो त्रिभुज क्या बोला, समरूप है, मतलब सिमिलर है, एक जैसा है। आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना, मतलब सर्वांगसम प्रूफ करना। चलो देखते हैं। तो आपको दिया क्या चीज है, देखेंगे। दिया है क्या दिया है, तो आपको दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ओके, आपको सिद्ध क्या करना, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। याद रखिए, जब दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है। जब दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होंगे तो उसके संगत भुजाओं का वर्ग का समानुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। फिर समझते हैं, लिख सकते हैं, जब समरूप है इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का अनुपात इसके संगत भुजा। अब संगत भुजा क्या होगा बताइए, ए बी के संगत, मतलब एक बी के बराबर कौन दिखेगा, पी क्यू, बी सी के बराबर क्या होगा, क्यू आर, और ए सी के बराबर क्या होगा, पी आर। मतलब इसका संगत ये, इसका संगत ये, इसका संगत ये है। तो वही जब दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल बराबर है, तो उसके संगत भुजाओं का वर्ग आपस में क्या होगा, वर्ग का समानुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। समानुपात मतलब रेशियो। तो हम बोल सकते हैं ए बी का स्क्वायर बटे ए बी किसके, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर बटे पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर बटे क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर बटे पी आर का स्क्वायर। अब देखिए, किसी भी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल दोनों का बराबर होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक होगा। कोई भी चीज देखिए बराबर, कोई चीज ऊपर विचार है नीचे विचार है, कट के क्या होगा, एक ही आएगा ना, सिंपल बात है। जब इसका क्षेत्रफल बराबर है तो इसका वैल्यू क्या होगा, एक होगा। यस, हम बोल सकते हैं ए बी का स्क्वायर बटे पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर बटे पी आर का स्क्वायर। अब देखिए बारी बारी से, पहले हम इसलिए ए बी का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, बटे पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक, मतलब इसके बराबर भी एक है, इसके बराबर भी एक है, इसके बराबर भी एक है। यस या नो, हाँ है। अब क्या कर सकते हैं हम, इसके 1/1 लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर। यस, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाए, क्या होगा, तो ए बी बराबर बोल सकते हैं हम पी क्यू है। यस या नो, यस। अब यहाँ उसी तरह इधर आते हैं हम लोग। अब कौन वाला लेंगे, एक देखिए ए बी बराबर हो गया पी क्यू के, ये भुजा इसके बराबर हो चुका प्रूफ। अब हमको बताना बी सी बटे क्यू आर, तो बी सी का स्क्वायर बटे क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक। चलिए ठीक है,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कुछ तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो बी सी का स्क्वायर बट्टे बराबर क्यू आर का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर खत्म तो क्या हो जाएगा, तो बी सी का स्क्वायर सॉरी बी सी बराबर क्यू आर, यस या नो। देखिए बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर हो गया। और आप इसको यहां पे देख लीजिए, यहां नहीं यहां आते हैं। अब देखिए फिर क्या किए, इसको बराबर लिए एक बार, फिर इसको बराबर लिए, अब इसको बराबर ले लेंगे। क्या चीज, ए सी का स्क्वायर बटे पी आर का स्क्वायर बराबर एक, पूछना तो एक नीचे, तो ए सी का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ए सी बराबर क्या होगा, पी आर। अब हमको पता चल गया, देखिए ध्यान दीजिए, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो हम देखिए किसी भी त्रिभुज को सर्वांग प्रूफ करने के लिए हम रूल क्लास 9 से पढ़े हैं। भुजा मतलब साइड लगाइए, या दो भुजा एक एंगल लगाइए, या दो एंगल एक भुजा लगाइए, एंगल 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 साइड एंगल साइड, तो इस टाइप का कुछ भी लगाइए आपका प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो हमको क्या पता चला, ये भुजा इसके बराबर होगा, देखिए ध्यान से, ए बी बराबर पी क्यू है, ये भुजा इसके बराबर है बी सी बराबर क्यू आर, और ये भुजा ए सी बराबर पी आर के बराबर होगा। जब भुजा बराबर हो गया तो बोल सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर। क्यों, कहां से, तो भुजा मतलब साइड सर्वांग क्षमता नियम से, यहां पे लिख दिए, मेरे पास जगह नहीं, यही पे सामने भी है, तो ये हो गया प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, किसी वृत्त के केंद्र O पर उसकी एक जीवा QR है, याद रहना चाहिए। अब हम लोग जब कोई वृत्त बनाते हैं तो जीवा क्या होता है, तो केंद्र से होकर जाने वाली क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाता है। लेकिन उससे पहला वाला सबसे बड़ी जीवा भी व्यास कहलाती है, उससे पहले ये सब जो है वो सब क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा। तो आपसे क्या बोला गया, QR एक वृत्त का जीवा है, तो Q और R वृत्त का जीवा है। चलिए ठीक है, बोला केंद्र O पर QR 130 डिग्री का कोण बनाती है, तो O केंद्र इसको मान लिए हम लोग, और यहां पर 130 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए ठीक है, अब आगे बोला गया है Q और R पर की स्पर्श रेखा बिंदु P पर मिलती है। Q और R पर स्पर्श रेखा बिंदु कहां पर मिलता है, बिंदु P पर मिलता है। ये जहां पे स्पर्श रेखा मतलब वृत्त की परिधि को टच किए जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा बिंदु P पर मिलती है। अब ध्यान से देखते हैं, जब स्पर्श रेखा वृत्त के परिधि पर बना कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, और यहाँ पर भी क्या होगा 90 डिग्री। तो हमको क्या पता चला, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना क्या है, कोण QPR, मतलब QPR इस कोण के बारे में पूछा गया, ये कोण क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज देखिए ऊपर में बन रहा है यहाँ पर से 130 डिग्री, तो टोटल त्रिभुज किसी भी त्रिभुज का कोण कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। ये कोण ऊपर वाला निकाल लेंगे, ठीक है। उसके जब ऊपर निकलेगा तो उसका क्या करेंगे, आधा कर लेंगे, तो ये निकलेगा और फिर ये निकलेगा। टोटल ये देखिए परिधि पे बना कोण कितना 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो यहाँ जितना भी कोण आएगा 90 में घटा देंगे तो ये वाला कोण निकलेगा, ये छोटका वाला ये वाला, और ये दोनों आपस में बराबर होगा। ये दोनों कोण छोड़ के 180 में घटाएंगे तो ये कोण निकल जाएगा। देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लिख सकते हैं कि देखिए PQ लंब है किस पे, OQ पे लिख सकते हैं, लिखेंगे सॉल्व। देखिए PQ ये वाला जो है स्पर्श रेखा, PQ लंब है किस पे, OQ पे, यहीं पे लंब डाला गया ना, OQ पे, ये आपको दिया गया है। और फिर बोल सकते हैं PR लंब है OR पे, PR भी लंब है OR पर। कहां से, जब लंब है तो ये कितना डिग्री बनेगा, बोल सकते हैं ये टोटल कोण, ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा, ये कोण भी 90 डिग्री होगा। लेकिन हम बात किसके बारे में, पहले ये टोटल 90 डिग्री, हम ऊपर वाला कोण हमको पता है ये वाला 130 है, तो ये कोण और ये कोण हम पता कर लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा, ये दोनों को घटा, ये पता चल जाएगा, तो ये 90 में इस कोण को घटा देंगे तो ये वैल्यू निकलेगा, ये वैल्यू निकलेगा। जब भी एक त्रिभुज यहां से बनेगा तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। देखते हम लोग कैसे बनाते हैं, तो लिख सकते हैं हम ऊपर इस कोण के बारे में चर्चा, ये कोण
और इस कोण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, हम लिखेंगे माना, पहले ऊपर वाले त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। त्रिभुज QOR में, ऐसे लिखिए, त्रिभुज QOR में आपको क्या क्या दिया हुआ, एंगल QOR ये दिया हुआ ना, लिख सकते हैं कोण QOR बराबर कितना दिया हुआ, 130 डिग्री। हम इस दोनों कोण को मान लेते हैं, क्यों दोनों बराबर होगा। देखेंगे, माना कोण, ये ऊपर वाला ये कोण OQR, कोण OQR, देखिए जिस कोण के बारे में चर्चा करते हैं उसको बीच में Q के बारे में बात करो, ऊपर वाले इस त्रिभुज के, ये त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। R बराबर है कोण ORQ के, ORQ, अब बराबर मान लिए हम इसको X, मतलब हम इस कोण को भी X मान लिए, इस कोण को भी X मान लिए। क्यों माने, ताकि ये टोटल 90 है और ये वैल्यू पता चल जाएगा तो ये भी पता चलेगा, फिर ये भी पता चलेगा, ये पता चले तो 180 में इसको घटा देंगे तो ये भी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, लिखेंगे ये त्रिभुज में लेंगे, देखेंगे त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज तीनों त्रिभुज OQR जोड़ OPR और जोड़ क्या है, कोण QOR बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। हम इस त्रिभुज के बारे में बात करें, ऊपर वाला QOR, तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये 130 डिग्री है, ये x माने, ये भी x माने, हम लिख दिए माना यहाँ पे। अब कोण OQR मतलब इसको भी x माने, इसको भी x माने, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, x अजोड़ यहाँ पर भी x अजोड़ ये QOR आपको देखिए 130 डिग्री पहले से दिया हुआ, यहाँ लिख दिया 130 डिग्री, अब बराबर 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे x कितना होगा, 2x, अब ध्यान देखिए ये प्लस हो जाएगा, क्या होगा, माइनस होगा, तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो यहाँ पे 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना होगा, 180 में 30 घटा कितना बचा, 50 डिग्री। तो हम बता सकते हैं यहाँ से x बराबर कितना होगा, 50/2। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे तो x बराबर कितना होगा, 50 डिग्री बटा 2, तो 2 से कट जाए कितना डिग्री होगा, 25 बार में, तो x का वैल्यू कितना हुआ, 25 डिग्री। अब पता चल गया ये 25 डिग्री, तो एंगल देखिए जिसको x माने थे, तो एंगल OQR बराबर 25 डिग्री आ गया, एंगल ORQ भी हो गया 25 डिग्री। देखिए ये 25 डिग्री हो गया, ये टोटल कितना 90 डिग्री है। हम ये एंगल को निकाल लेते दोनों को, तो लिखेंगे इसलिए एंगल, ये देखिए एंगल OQP ऐसे PQO लिख लेंगे, एंगल PQO बराबर है किसके, एंगल PRO आई दोनों बराबर क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि इस पे क्या है, लम्ब डाला हुआ, यहाँ ऊपर कंडीशन हम पहले ही दे दी है, 90 डिग्री है। हमको क्या चाहिए, सिर्फ हम एंगल चाहिए PQR, ये एंगल चाहिए, हम लिख सकते हैं, तो यही लिखिए एंगल PQR बराबर, अब टोटल एंगल इसमें किसमें, PQ वाला है, एंगल PQO घटा दें किस चीज में, ऊपर वाला OQR को, एंगल OQR, देखिए OQR हम निकाले, मतलब एंगल OQR देखिए 25 डिग्री है, 90 में 25 घटा देंगे, PQO ये टोटल 90 है, इसका हमको वैल्यू पता है 25, तो 90 में 25 घटा देंगे कितना बचेगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ लिखिए एंगल PQR, देखिए ये 90 डिग्री और माइनस 25 डिग्री, इसका वैल्यू 25 डिग्री OQR का, तो यहाँ हो जाएगा एंगल PQR बराबर 90 में 25 10 में 5 गया 5 और 8 में 2 गया 65 डिग्री हो गया, तो ये भी 65 डिग्री, और ये वाला भी एंगल वही कंडीशन होगा PRO, लिख सकते हैं एंगल PRO बराबर भी 65 डिग्री। अब हम चलते हैं नीचे वाला, इस हमको ये एंगल निकाला, ये वाला हम लिख सकते हैं, लिखिए त्रिभुज कौन सा, QPR में लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं
एंगल ये वाला निकालना, क्यू पी आर लिख सकते हैं, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर जोड़ एंगल पी आर क्यू बराबर 180 डिग्री। आपको इसके बाहर लिखना है। अब एंगल पी क्यू आर कितना है, क्यू पी आर ये तो निकालना ही है हमको। एंगल क्यू पी आर इसका कितना 25 डिग्री, कितना सॉरी 65 डिग्री, ये भी 65 डिग्री और ये भी 65 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहां देखते हैं एंगल पी क्यू पी आर जोड़, दोनों जोड़ दिए, 5 5 10 की 0, 6 6 12 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री और माइनस 130 डिग्री, कितना आ जाएगा 80 कितना 50 डिग्री। और यही आपका आंसर होगा। फिर से ध्यान दीजिए हम कैसे कैसे बनाए। आपको देखो बस दिया हुआ था पी क्यू इस पे लंब था, लिख दिए टोटल। अब टोटल पहले ऊपर वाली है, ठीक है, टोटल 90 डिग्री बना हुआ था, 90 डिग्री बनता परिधि पे, तो इसको हम एक्स मान, इसको एक्स, तो एक्स का वैल्यू निकालिए कितना आया 25 डिग्री और टोटल 90 में 25 घटाएंगे कितना बचेगा 65 डिग्री। तो ये एंगल नीचे वाला, ये एंगल और ये एंगल कितना कितना आ गया, ये भी 65 डिग्री आ गया, ये भी 65 डिग्री आ गया, तो टोटल 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री हमें 65 कितना 130 डिग्री, तो वही इसको बना के लिख दिया हम टोटल। तो आपको कैसे लिखना, पहले ये लिखना है और उसके बाद कहाँ लिखना है, उसके बाद ये वाला लिखना है, सेकेंड टर्म में ये वाला लिखना है टोटल, और थर्ड वाला पे आपको ये वाला लिखना है। आप यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा 50 डिग्री, यहाँ 25 लिख दिए और एंगल आपका आंसर कितना आ गया 50 डिग्री। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 365 एवं 12450 का मोसो एसएफ निकालना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो लिखिए फटाफट इसका एसएफ निकालना, तो लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला क्या आता है, ए बराबर बी क्यू जोड़ आर, और जब तक न आर 0 हो तब तक आपको सॉल्व करते रहना है, इसी फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए यहां से मतलब 365 से भाग किस में देना है 12450 में। देखिए यहाँ पे 365 से 125 छोटा हो जाएगा, तो कितना हो गया यहाँ पे 1245 में देते हैं। 3 का पढ़ा पढ़िए, 3 चौके 12 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बारी पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 3 लिखिए, अब 3 से गुना किया, 3 5 15 के 5 बचा कितना 1, 3 6 18, 18 के 19 और 3 तिया 9, 4 बार करके देखिए, 4 5 20 और 4 6 24, 24 तो 26 और 4 12 2 14, ज्यादा हो जाएगा 3 बार, 3 में 15 5 बचा 1, 3 6 18 19 बचा 1, 3 तिया 9 9 1 10 हो जाएगा, 3 5 15 5, 3 6 18 19 बचा 1, 3 तिया 9 1 10 10। यहाँ पे तो 0 हो गया, 14 में 9 हो गया 5, यहाँ कितना बचा 1 1 या 1 छाप दिए, क्या कैंसिल हो गया। अब देखिए ध्यान से 150 इसको छाप दीजिए, क्या बना 1500। अब देखिए 3 5 15, 4 बार पढ़िए, 4 से गुना किया, 4 5 20 के 0, 4 5 20 के 0 बचा 2, 4 6 24 2 26 बचा कितना 2 और 4 तिया 12 12 2 14, 4 5 20, 4 6 24 26 और 4 तिया 12 12 2 14, 0 10 में 6 गया 4, यहाँ कितना बचा 4, 4 4 कैंसिल हो गया। तो देखिए शेषफल क्या बचा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं क्यू, और लास्ट में बचा क्या हो गया आर। तो हम इसको लिख सकते हैं, सिर्फ सजा के लिखिए, लिख सकते हैं 12450 बराबर बी की जगह क्या लिख देंगे हम 365 गुना क्यू की जगह कितना लिखेंगे 34, आर की जगह कितना लिखेंगे 40, यानी लिख देंगे आर इज नॉट इक्वल टू 0, आर 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तभी देखिए यहाँ 40 जो है, इसको थोड़ा इधर लिख सकते हैं। अब 40 से 365 में भाग देना है, तो यहाँ पहले 36 से छोटा हो जाएगा, 5 पढ़ेंगे 5 चौके 20, 8 बार पढ़ेंगे 8 चौके 32, 9 चौके 36 और 9 बार पढ़ेंगे तो 9 चौके 36 360 होगा, यहाँ 5 बचा, ये कैंसिल हो गया। अब ध्यान दीजिए हम इसको लिख सकते हैं 365, यहाँ पे ए हुआ, बी हुआ 40 गुना 9 और जोड़ यहाँ कितना बचा शेषफल 5। अभी भी आर 0 है नहीं है, जब तक ना रिमाइंडर शेषफल 0 आवे तब तक आपको सॉल्व
करते रहना है। तो ऐसे अब देखिए 5 बच गया, अब यहाँ कोई नंबर है नहीं, ये 40 यहाँ उतर जाएगा, 5 8 40, ये कैंसिल हो गया। अब मतलब आर क्या हो गया, 0 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं कितना, 40, ये 40 यहाँ जाएगा बराबर 5 गुने 8 अजोड़ 0, यहाँ आर बराबर 0 हो गया। तो यहाँ 0 हो गया, ये वाला जो है भाज, जिससे भाग देते हैं हम लोग, भाजक, ये भाज हुआ, ये भाजक हुआ, ये भाजक, ये क्या हो गया आपका आंसर। इसलिए 900 बराबर कितना होगा, 5, और यही आपका आंसर होगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 बनाएंगे। क्या लिखा हुआ, सिद्ध करें कि 5 - 2 रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा घुरा दिया है। ऐसा क्वेश्चन क्या आता है, सिद्ध करें कि 5 - 2 रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन अपरिमेय नहीं बोला, यहाँ परिमेय संख्या नहीं, मतलब मीनिंग वही है, परिमेय संख्या नहीं मतलब क्या, अपरिमेय संख्या, आपको प्रूफ करके दिखाना। ठीक है, आसान, देखते हैं, लिखिए सॉल्व। तो जैसे ऐसा प्रश्न जब भी आवे हम क्या करते हैं, यहाँ अपरिमेय संख्या नहीं है, हम मानेंगे क्या, सॉरी क्या बोला यहाँ पे, परिमेय संख्या नहीं है, हम मानेंगे इसको परिमेय संख्या। लिखेंगे माना 5 - 2 रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या किए, सबसे पहला स्टेप क्या किए, जो बोला गया था हम उसके उल्टा मान लिए। ये बोला था परिमेय संख्या नहीं है, हम बोले परिमेय संख्या है, मान लिए। अब जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको 5 - 2 रूट 3 बटा 1 लिख सकते हैं, है नहीं, इसके बराबर a बटा b, मतलब परिमेय संख्या तो a बटे b, मतलब p बटे q मानिए m/m, मतलब इस टाइप से। तो इसके इस टाइप से रूप सकते हैं। हम मान लिए कि इसके बराबर a बटा b लिखेंगे, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब b, देखिए जब ये परिमेय संख्या होगा तो b कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। तो लिखेंगे जहां a तथा b एक सह अभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक मतलब वैसा संख्या जिसके बीच का एचसीएफ क्या हो, 1 प्राप्त होता हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस स्टेप को पहले लिख दिए, मतलब a बटा b पहले, अब 5 - 2 रूट 3 बाद में, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम इसको, 5 - 2 रूट 3। देखिए यहाँ पे हमको, मेरा मकसद क्या है, रूट 3 को अकेला कर देना, अकेला कर देते हैं। तो हम 5 प्लस में क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, a बटा b -5 बराबर -2 रूट 3। इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है, 1 है। ठीक है, b और 1 कैल्सियम कितना होगा, b होगा, b पर हम b क्या बारे, b एक बार कट जाएगा तो a हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5b बराबर -2 रूट 3। अब ध्यान से देखते हैं, ये -2 रूट 3 गुना में क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं a - 5b बटे -2b, ये 2 गुना में इधर के भाग हो जाएगा। ये माइनस क्या ऊपर आ जाएगा, 2 रूट 3, ये माइनस ऊपर आएगा, तो माइनस a - 5b बटे 2b बराबर, सॉरी यहाँ दो तो इधर आ गया ना, यहाँ रूट 3 ही सिर्फ होगा, बराबर रूट 3। अब क्या करेंगे, माइनस से गुना होगा, तो प्लस में a तो माइनस में चलेगा, 5b, इसको लिख सकते हैं 5b - a बटे 2b बराबर रूट 3, हाँ या नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब रूट 3, अब देखिए ये इसको रूट 3 को, यहाँ कुछ तो 1 है, रूट 3 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। देखिए बट्टा के रूप में है, बट्टा के रूप में हम बोल सकते हैं, जब देखिए कोई भी परिमेय संख्या b की जगह हम कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, और एक जगह भी 1 2 3 4 कुछ भी मानिए। जब यहाँ पे 1 रखिएगा इसका वैल्यू कितना होगा, 5 में गया कितना बचा 4, नीचे कुछ भी रखिए, तो कुछ भी परिमेय, कुछ भी पूर्णांक हो, जब पूर्णांक क्या होता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, जब कुछ भी मान लेते हैं इसको, जैसे परिमेय संख्या ही, परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाएं क्या होगा, परिमेय संख्या लिख सकते हैं। इसलिए रूट 3 इसको सीधा कर लीजिए, बटा 1 बराबर -a बटा 2b, यहाँ इसके बराबर लिखते हैं, ये क्या है, परिमेय संख्या में घटाएंगे परिमेय संख्या, और नीचे भी क्या है, परिमेय संख्या आएगा। जब किसी भी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या से भाग दे तो उसका आंसर क्या आएगा, परिमेय संख्या।
हमको पता चल गया कि ये बटा के रूप में है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या। इसके बराबर क्या है, √3। जब √3 है तो √3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या। लिखेंगे अतः 5b माइनस a बटे 2b एक परिमेय संख्या है इसलिए √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब हम इसको परिमेय संख्या प्रूफ कर चुके हैं, परिमेय संख्या प्रूफ कर चुके हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं तो ये क्या है, गलत है। लिखेंगे अतः यह विरोधाभास है, हमारा मानना या हमारा सोचना, जो भी बोल सकते हैं, गलत है। तो सही क्या है, तो यहाँ पे जो लिखा वही सही है, गलत है। 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये लिखेगा हैंस प्रूव्ड, या सिद्ध जो लिख सकते हैं। 9 बनाएंगे। ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, ax 3x³ जोड़ x² प्लस 2x प्लस 5 में bx x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। देखिए वहां पे हम लोग px और qx लिखते थे, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया, लेकिन बनाना उसी टाइप से। यहाँ ax और bx दिया, मतलब ये वाला पहले वाले पार्ट में, दूसरे इससे बोला से, मतलब इससे भाग देना इसमें, तो आसान है। तो सॉल्व कर लीजिए पहले फटाफट। आपको भाग देना किससे, bx से, मतलब इससे, जिससे भाग देता है इसको ऐसे लिखते हैं, x² जोड़ 2x जोड़ 1। भाग किस में देना है, तो देना है 3x³ जोड़ x² जोड़ 2x जोड़ 5 में भाग देना। भाग दे दीजिए इस पे फटाफट। तो भाग कैसे देते हैं हम लोग, क्लास 9वां से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और 10वां में हम लोग पढ़े इसके बारे में। इसमें भाग, जिसमें भाग देते हैं उसको ऊपर, जिससे भाग देते हैं, तो जिससे भाग देते हैं इसके पहले टेयर को लेते हैं, इस सबको ले लेना, x² को लेंगे सिर्फ, x² नीचे। देखिए x² से पावर 3 था तो 2 पावर कट गया, तो यहाँ बचा क्या, 3x बचेगा, हाँ या नहीं, इसे हम लोग सीख चुके हैं। यहाँ 3x बस छाप दीजिए यहाँ पे 3x। अब ये 3x से ये सब में गुना हो जाएगा, और जिसके जाति, जैसे क्यूब वाला मिला तो क्यूब वाले के साथ लिखेंगे, स्क्वायर वाला मिला तो स्क्वायर वाले के साथ, सिंपल रेखी वाले के साथ मिला था, कि अचर पद मिलाता है तो अचर पद वाले के साथ लिखेंगे। यहाँ 3x गुना x², देखो 3x गुना x², देखिए x दोनों, इसका पावर दोनों का जुड़ जाएगा, तो 3x पावर कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे 3x³ हो जाएगा। चलिए ठीक है, दोनों प्लस में था तो यहाँ भी प्लस में आएगा। अब देखिए ये भी प्लस में, इसमें गुना होगा प्लस, तो देखिए यहाँ पे 3x गुना 2x, तो देखिए 3 दूनी 6 होगा, x गुना x², देखिए स्क्वायर वाला यही है, तो कितना होगा प्लस। अब यहाँ देखिए यही, सॉरी यहाँ इसे भी गुना होगा ना, 3 दूनी यहाँ प्लस होगा, 3 दूनी 6x²। अब क्या बचा, 3x से 1 में गुना होगा, तो 1 से गुना करने पर क्या आएगा, जो चीज है वही चीज आ जाएगा। अब देखिए हम भाग देते तो चिन्ह में परिवर्तन होता है, घटा, जो प्लस में माइनस, जो माइनस में प्लस हो जाता है। ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस। देखिए प्लस माइनस से कट के क्या हो गया, 0। अब 6x² किसमें है, माइनस में, ये किसमें, प्लस में। यहाँ बचा कितना, -5x², और यहाँ कितना बचा, माइनस में 3x है, प्लस में 2x, तो -x जोड़ 5। अब ध्यान से देखते हैं, -5x² को ऊपर लिखिए, x² को नीचे, ये दोनों क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पे कितना होगा, -5, कितना होगा, -5। अब इसे गुना करिए, प्लस माइनस माइनस, यहाँ कितना होगा, 5 गुना x, तो कितना होगा, 5x², x² है ना, 5 गुना x², 5x², फिर देखिए माइनस प्लस, देखिए माइनस, अब 5 गुना 2x, तो 5 दूनी 10x हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस, अब 5 गुना 1 कितना होगा, 5 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, 5 गुना 5, तो यहाँ गया माइनस प्लस बन गया, माइनस हो तो प्लस, माइनस हो तो प्लस बन जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस करके क्या हो गया, 0 हो गया। देखिए यहाँ पे प्लस में 10x है, अब माइनस में 1x है, तो प्लस में कितना बचा, 9x। चलिए ठीक है, ये भी 5 भी प्लस में आ गया, ये भी प्लस में आ गया, 5 5 कितना आ गया, +10। आपसे पूछा था आपसे सिर्फ हम लोग पद संख्या 10 बनाएंगे। लिखा हुआ समांतर श्रेणी 3/4, 2/3, 7/12 का 19 पदों का योगफल, मतलब ऐसा निकालना। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है,
19 को पद लिखा हुआ और सबको योगफल क्या होगा वो आपको बताना है। देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ, तो मतलब ये सीरीज में A1 हुआ प्रथम टर्म, फर्स्ट टर्म पहला पद, A2 सेकंड टर्म, ये हुआ A3 थर्ड टर्म मतलब तीसरा टर्म। हमको किसी भी चीज के लिए दो सीरीज मतलब 2 टर्म ही चाहिए, हम सब वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए क्या क्या चीज दिया हुआ, तो यहाँ पे सॉल्व लिखिए, तो मतलब प्रथम पद T लिख सकते हैं या A भी लिख सकते हैं, आपके बुक में A दिया तो ऐसे इंडिकेट किया 3/4, चलिए ठीक है। अब हम D निकालेंगे, तो D इक्वल क्या होता है, सार्व अंतर जिसको बोलते हैं, क्या होता है A2 माइनस A1, प्रत्येक अगले पद में पहले पद को घटाते हैं, तो घटाइए। A2 क्या है 2/3, यहाँ लिख दिए 2/3, घटाओ। A1 कितना है 3/4, 3/4। अब देखिए 3 4 का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम करेंगे। एलसीएम क्या होता है, वही नंबर जो 3 के पारा में भी आता हो 4 के पारा में भी आता हो। करते हैं हम लोग, 3 4 का एलसीएम कितना होगा 12, 3 के पारा में भी आएगा 4 के पारा में भी आएगा। अब देखिए 3 के पारा में 12 के बारे में आता है 4 बार में, तो इस 4 से ऊपर गुणा 4 दूनी 8 माइनस 4 के पारा में 12 के बारे में आता है 3 बार में, 3 किया 9। अब देखिए 9 बड़ा दिख रहा है लेकिन माइनस में है, तो 8 में 9 घटा तो 1 बचेगा, लेकिन किस में माइनस 1/12। हमको डी का वैल्यू पता चल गया। अब देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना, टोटल पद कितना 9 है, सॉरी 19 पद है। देखो 19 पद हो मतलब वहाँ एन का वैल्यू दिया है, ये 19 पद टोटल दिया हुआ है। अब हमको निकालना पदों का 19 पदों का योगफल, तो ऐसा बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। अब एसन मतलब n का वैल्यू कितना लेना 19, s 19 मतलब 19 पदों का योग, 19/2, यहाँ 2a का वैल्यू कितना है 3/4 प्लस n का वैल्यू कितना है 19 माइनस 1 और d का वैल्यू -1/12, और इसको ब्रैकेट बंद। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, कटा दे, 2 दूनी 4 कट गया, तो यहाँ आपके पास क्या बचा s 19 बराबर 19/2 कॉमा 3/2 प्लस यहाँ देखिए कितना बचा, यहाँ बचा 18 इंटू माइनस 1/12। देखिए कटा दी इसको, 6 तिया 18, अच्छा दूनी 12। आपको बड़ा पहाड़ा पढ़ाना 2 से भी कट जाएगा। यहाँ कितना हो गया s 19 बराबर 19/2 इंटू 3/2। अब यहाँ कितना बचा 3, 3 गुना 1 क्या होगा 3 होगा, लेकिन प्लस माइनस 3/2। देखिए एक ही जैसा आदमी, ये माइनस ये प्लस कट के क्या हो गया 0, तो s 19 बराबर 19/2, इसका वैल्यू क्या हो गया 0, और 0 को कोई भी नंबर से गुना करें उसका आंसर क्या होगा 0, मतलब 19 पदों का योगफल जब करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा 0। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। समांतर श्रेणी 13,17,21 ... 89 का अंतिम से 7वां पद। देखिए यहाँ से आपको इधर से 7वां नंबर नहीं पूछा है, लास्ट से 7वां पद क्या होगा वो आपको बताना है। तो हम ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे देखिए अभी पहले शुरू से हम क्या लेंगे, ये प्रथम पद हुआ A1 A2 A3 ... ये हो गया AN हो गया। हम क्या करेंगे यहाँ से D निकालेंगे और अंतिम पद में घटाते घटाते, देखिए घट रहा 21 में 4 घटाएंगे 17, 17 में 4 के 13, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा करके। उसी तरह हमको अंतिम से 2 पद निकाल के उसको सीधा उल्टा क्रम पे लिख देंगे, आप फिर उसका आपको वैल्यू निकाले आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं हम लोग, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमको निकालना D, तो D इक्वल क्या होता है A2 माइनस A1। A2 यहाँ कितना है 17, A1 क्या था 13, तो 13 4 कितना था 17, D का वैल्यू कितना हो गया 4। अब देखिए यहाँ पे अंतिम पद आपको क्या दिया, तो यहाँ पे अंतिम पद यहाँ पर का AN दिया हुआ आपको 89, तो लिखेंगे अंतिम से पहले वाला पद, मतलब इससे जस्ट पहले वाला पद क्या होगा, अंतिम से पहले का पद, तो 89, और उसमें क्या कर देंगे D घटा देंगे, D कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 85। अब देखेंगे इसी सूची को हम उल्टा लिखेंगे, समांतर श्रेणी का उल्टा क्रम लिखने पर देखते कैसा बनता है लिखने पर। तो पहले सबसे पहले क्या उधर लास्ट से 89, उससे पहले क्या निकाले हम लोग 85, फिर ये डॉट फिर क्या आ जाएगा 21, फिर आएगा 17, फिर आएगा 13, ये अंतिम पद हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो अब यहाँ देखिए A1 हुआ, ये क्या हुआ A2 हो गया, तो यहाँ A1 प्रथम पद मतलब A बराबर कितना हो गया यहाँ पे 89। अब यहाँ से हम D निकाल लेंगे, सार्व अंतर D बराबर A2 माइनस A1, A2 कितना 85 और माइनस 89,
तो बचे कितना -4। आपको बोला है कि सातवां पद निकालना, A7 निकालना है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, A7 निकालना है। तो A7 मतलब n का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 7। फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब A7 मतलब a n की जगह कितना देंगे 7 देंगे। ए आपको पता है कितना है 89 जोड़ n की जगह 7 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है -4। इधर लिखते हैं हम। तो A7 बराबर कितना होगा 89। देखिए यहाँ पे प्लस 7 में 6 गया, 7 में 1 गया, कितना बचा 6 और गुना -4। तो कितना होगा 89 अब प्लस माइनस 6 चौका 24। तो 9 में 4 गया 5, 8 में 2 गया 6, 65। मतलब अंतिम से उल्टा क्रम से 7वें नंबर पे कौन सा नंबर लिखा हुआ 65। यही आपका आंसर होगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 12 में लिखा 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल निकालना। पता रहना चाहिए कोई विषम संख्या होता है क्या, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित पूरा नहीं होती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 उस टाइप का। तो आपको विषम संख्या, लेकिन कहां तक बोला 0 से 50 के बीच है। तो हम पहले लिख लेते हैं 0 से 50 विषम संख्या। तो हमको पूरा विषम संख्या लिखने की जरूरत है नहीं, हमको शुरुआती का 2-3 तो याद रहना चाहिए और जहां का पूछा गया उससे पहले का 1-2 तो याद रहना चाहिए। देखते हैं, तो लिखेंगे 0 और 50 के बीच की विषम संख्या क्या क्या आएगा, इधर लिख देते हैं यहाँ पे। तो 0 होगा नहीं होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। अब आगे लिखना नहीं लिखना है। इससे पहले क्या होगा, 50 से पहले क्या होता है 49 होता है। हमको क्या लेना, शुरुआती का 2 को लिखना और लास्ट का 1 वाला लिखना। तो बस अब यहाँ से वो क्या करना, इस सभी पदों का योगफल लिखने बोला है। तो क्या हो जाएगा, ये हुआ A1, A2, A3, A4, ये हुआ अंतिम पद AN हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं यहाँ से। अब हम यहाँ पे कितना टोटल टर्म है हमको वो पता चलना चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालते हैं। तो A बराबर कितना हो गया 1, D निकाल लेते हैं। तो A2 माइनस A1, A2 कितना 3 माइनस 1 कितना बचा 2। अब यहाँ कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है। तो AN बराबर क्या होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN आपको पता है, यहाँ पे AN देखिए कितना दिया हुआ 49। तो यहाँ देखिए वहां पर हम लिख दिए, यहाँ पे लिख दीजिए आप AN बराबर 49। और तो AN की जगह हम लिख देंगे 49 बराबर A एक जगह 1 और n माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है 2। अब देखिए जाके प्लस में क्या होगा -49 माइनस 1 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। 49 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 48 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। ये 2 गुना में क्या हो गया भाग हो जाएगा। 48/2 बराबर n माइनस 1। 2 से घटाएंगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8। तो यहाँ पे आ गया आपका n माइनस 1, इसको पहले लिख दे उसको बाद में। n माइनस 1 बराबर 24। तो n बराबर कितना है 24 अब प्लस 24 प्लस 1 माइनस हो जाए क्या हो गया प्लस हो गया। तो n का वैल्यू कितना हो गया 25। अब हमको ना कौन चाहिए टोटल पदों का योगफल बताना है। टोटल 0 से लेके 50 तक में जितना भी सम संख्या सबका सम बताना है आपको। तो फॉर्मूला क्या होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn आपको निकालना है, मतलब Sn कितना टोटल 25 पदों का योग। S25 बराबर 25/2 फिर 2 जैसे के तैसे। प्रथम पद आप कितना दिया हुआ 1, यहाँ लिखिए 1। n कितना 25 माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 लिखिए। फिर क्या हो जाएगा S25 बराबर 25/2 और 2 1 2 जोड़ 25 में घटाएं कितना होगा 24 और 24 गुना 2 तो कितना होगा S25 बराबर 25/2 और 2 और 24 दो नहीं 48। तो यहाँ कितना हो जाएगा S25 बराबर 25/2 48 दो कितना होगा 50 और 2 से घटा देंगे 25 बार में। अब 25 गुना 25 कितना होता है 625। टोटल 25 पदों का योगफल कितना हो जाएगा, मतलब आप 0 से 50 तक में जितना भी संख्या सबको जोड़िएगा तो उसका वैल्यू जो जोड़ होगा 625। यही आपका आंसर होगा।
अब लोग प्रश्न संख्या 13 बनाएंगे। लिखा m के किस मान के लिए निम्नांकित रैखिक समीकरण के युग्म के कोई हल नहीं है। याद रहना चाहिए कोई हल का कंडीशन क्या होता था, a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसा कंडीशन होता था, उसका कोई हल नहीं होता। इसका ग्राफ कैसा होता था, समांतर होता था, मतलब पैरेलल, एक दूसरे से कभी मिल नहीं सकता था। तो आपसे पूछा जब ऐसा कंडीशन है तो उसका m का वैल्यू निकालना तो आसान है। देख कैसे, दो समीकरण दिया हुआ, एक समीकरण आपको यहाँ दिख रहा है और दूसरा समीकरण यहाँ दिख रहा है। तो देखिए अब रैखिक समीकरण क्या होता है, वैसा समीकरण जिसका घात क्या हो, मैक्सिमम 1 होता हो। देखते हैं इसको सॉल्व करिए फटाफट। सॉल्व पहला समीकरण क्या है, 3x जोड़ y अब बराबर क्या है 1, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण क्या है, अब यहां से दूसरा समीकरण क्या है, 2m माइनस 1 इंटू एक्स m माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2m प्लस 1, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसकी तुलना किसे करेंगे हम लोग, एक फॉर्मूला व्यापक रूप क्या होता है किसी का, ax जोड़ by अब प्लस c इक्वल क्या होता है 0। देखिए x जो हमेशा x का गुणांक a होता है, मतलब x गुणांक जो a का वैल्यू देगा, y b का वैल्यू देगा और c क्या अचर पद, कोई भी कांस्टेंट टर्म होता है। या तो देखिए याद रखना चाहिए, अगर बराबर के उस साइड अचर पद है तो दोनों में रहना चाहिए। देखिए इधर भी है और नहीं तो बराबर के उस साइड 0 है तो दोनों में 0 रहना चाहिए। तो दोनों बराबर के उस साइड इधर भी दोनों कांस्टेंट नंबर है। आप ध्यान से देखिए तुलना कीजिए, पहला समीकरण होगा तो इसमें a1 b1 c1 और दूसरा होगा a2x जोड़ b2y और जोड़ c2 अब बराबर क्या हो जाएगा 0। मतलब पहले समीकरण से a1 a2 b1 c1 निकालेंगे, दूसरे समीकरण से a2 b2 c2 निकालेंगे। देखते ध्यान से, अब देखिए यहाँ पे इसे क्या a1 का वैल्यू कितना होगा, x का गुणांक कितना है 3, b1 का वैल्यू कितना, y के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके साथ क्या है 1 है, तो b1 का वैल्यू कितना होगा 1 और c1 का वैल्यू यहाँ भी क्या होगा 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए a2 का वैल्यू कितना होगा 2m माइनस 1, b2 का वैल्यू देखिए तो m माइनस 1 और यहाँ पे c2 का वैल्यू कितना होगा 2m जोड़ 1। अब क्या करेंगे, हमको कंडीशन है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि m का मान ज्ञात करना है, किस मान के लिए रैखिक समीकरण, कोई हल नहीं देखेंगे। लेकिन अतः दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं है, जब कोई हल नहीं रहता है तो उसका कंडीशन क्या होता है, तो a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। अब ध्यान से देखते हैं a1 का वैल्यू कितना है 3, यहाँ रखिए 3, a2 का वैल्यू कितना है 2m माइनस 1, यहाँ लिखेंगे 2m माइनस 1 बराबर b1 का वैल्यू कितना है 1, यहाँ 1 लिखिए, b2 का वैल्यू कितना है m माइनस 1, यहाँ m माइनस 1 लिखेंगे बराबर नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं है, c1 वैल्यू कितना है 1 और c2 का वैल्यू कितना है 2m जोड़ 1। अब क्या बोला है m का वैल्यू निकालना। देखिए ये बराबर है ही नहीं तो इसको बराबर लेंगे नहीं लेंगे, इस दोनों को बराबर कर दीजिए, आपस में m का वैल्यू आ जाएगा। लिखेंगे इसलिए 3/2m माइनस 1 बराबर है 1/m माइनस 1। अब इस चीज को हम थोड़ा इधर लिख रहे हैं, ध्यान से देखते हैं। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इधर से मल्टीप्लाई होगा इधर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 1 से गुना करने पर 2m माइनस 1 बराबर, ये देखिए गुना होगा 3 से, तो यहाँ लिखिए 3 इंटू m माइनस 1 गुना करिए तो 2m माइनस 1 बराबर 3 गुना m, 3m अब माइनस प्लस माइनस 3 गुना 1 3। अब m वाले को m के साथ अचर पद को अचर पद के साथ, देखिए यहाँ माइनस 1 जैसे करते हैं, ये माइनस में क्या हो गया 3 प्लस होगा, यहाँ 3m है, ये प्लस में 2 में उधर क्या होगा माइनस 2m होगा। अब देखिए ध्यान से देखिए क्या बचा, यहाँ 3 में 1 घटा कितना बचेगा 2, अब बराबर कितना होगा 3m में 2m घटा कितना बचेगा m बचेगा, इसलिए बोल सकते हैं हम m बराबर कितना वैल्यू आया 2। अब m का वैल्यू कहीं पर ही पुट करिएगा, अगर हम सही निकालें गलत निकालें तो उसको वेरीफाई करिए, चेक कर लेते हैं फटाक से। यहाँ देखिए m का वैल्यू 2 रखिए तो 2 दूनी 4, 4 में घटाएंगे कितना बचेगा 3, 3 3 कट के क्या आ जाएगा 1। यहाँ देखिए यहाँ कितना बचा 2, 2 में 1 गया 1, 1/1 कट के क्या होगा 1 हो जाएगा। यहाँ रखिए 2 दूनी 4, 4 1 5, 1/5 दोनों बराबर है नहीं है, आपका m का वैल्यू कितना आया 2। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 14 में चलेगा, किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ देते हैं तो भिन्न क्या होता है, वैसी संख्या जिसे p अपॉन मतलब x बाय y मतलब y के रूप में लिखते हैं p बाय q। तो हम ऊपर वाले क्या बोलते हैं हम लोग अंश बोलते हैं
और नीचे वाले क्या बोलते हैं हम लोग, हर बोलते हैं। इंग्लिश में न्यूमरेटर इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। याद है कि फिर हम लोग क्या करते हैं, हमको भिन्न पता है नहीं पता तो पहले हम भिन्न मान लेते हैं, उसके बाद जो जो स्टेटमेंट बोलेगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। लिखते हैं सॉल्व, माना भिन्न बराबर x बटा y। आप p बाई क्यू m बाई n जो मानने का मन है मान सकते हैं। अब प्रश्न से अनुसार, प्रश्न से पहला स्टेटमेंट देखिए क्या बोलता है, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ दिया जाता है। मतलब क्या बोला कि आप एक भिन्न है उसके अंश में, मतलब ऊपर भी एक जोड़िए, हर मतलब नीचे भी एक जोड़िए, तो वह भिन्न 4 के बराबर हो जाती है। मतलब 4/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 से गुणा करेंगे तो वही चीज आएगा, x जोड़ 1। 4 से गुणा करिए तो 4 जैसे तैसे y जोड़ 1 ऐसा होगा। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं x जोड़ 1 बराबर 4, इसमें भी गुना होगा, इसमें भी और इसमें भी गुना होगा, तो 4 गुना y 4y और जोड़ 4। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग y को एक साथ, अचर पद को एक साथ। तो ये 4y प्लस में इधर क्या हो गया माइनस 4y बराबर 4 प्लस में, ई प्लस में क्या होगा माइनस में होगा 1। यहाँ क्या x माइनस 4y अब बराबर कितना हुआ 3। ये हुआ समीकरण फर्स्ट, और यही आपसे पूछा था आंसर। दूसरा कंडीशन, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से दूसरे कंडीशन को देखते हैं हम। तो फिर भिन्न पहले लिख लेते हैं x बटा y। अब क्या बोला है कि भिन्न में एक अंश और हर में एक घटा दे तो वह 7 के बराबर रहती है। अंश में भी एक घटाइए, हर में भी एक घटाइए, तो वो भिन्न 7 के मतलब 7/1 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 से गुना करिए तो वही आएगा 7 गुना y माइनस 1। तो यहाँ कितना होगा x माइनस 1 बराबर 7y माइनस 7। फिर करेंगे चर को चर की तरफ, अचर पद को अचर पद की तरफ। x बराबर प्लस में क्या होगा माइनस 7y, ये माइनस में क्या होगा प्लस माइनस 7 और प्लस 1। तो यहाँ कितना होगा x माइनस 7y और बराबर कितना 7 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा माइनस 6 हो जाएगा। ये समीकरण 2। आपसे पूछा क्या चीज, आपको समीकरण बनाने बोला है, तो समीकरण क्या हो जाएगा यहाँ लिख दीजिए। तो पहला एक समीकरण क्या है, x माइनस 4y बराबर 3, और दूसरा क्या है x माइनस 7y बराबर माइनस 6। यही दोनों आपका क्या होगा आंसर। आप इसको इधर भी ला सकते हैं, x माइनस 4y माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 7y अब प्लस 6 बराबर क्या होगा 0। यही आंसर होगा। अब हम लोग का समीकरण 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना, मतलब वैल्यू निकालना। द्विघात समीकरण मैक्सिमम कितना मूल होता है 2 मूल होता है, तो उसके वैल्यू को आपको निकालना है। देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो लेकिन फॉर्मूला बोला द्विघात सूत्र का, मतलब x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, यही द्विघात सूत्र होता है। लेकिन याद रखना चाहिए आपको ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप का प्रयोग करना पड़ेगा। तो लिखते हैं सवाल, देखिए कैसे लिखे। आपको दिया क्या गया है, आपको समीकरण दिया 6x स्क्वायर जोड़ 17x जोड़ 12 बराबर क्या है 0। इसकी तुलना किसे करिएगा, ax स्क्वायर जोड़ bx जोड़ c बराबर 0। अब क्या करेंगे हम यहाँ से a b c का मतलब x स्क्वायर a का गुणांक है, मतलब a का वैल्यू देगा, x b का वैल्यू और c के अचर पद, यहाँ से तुलना कीजिए फटाफट। तो x स्क्वायर मतलब a का वैल्यू कितना होगा 6 होगा, a का वैल्यू कितना 6, यहाँ से b का वैल्यू कितना होगा 17 और c का वैल्यू कितना होगा 12। अब हमको द्विघात सूत्र से लिखेंगे। अब द्विघात सूत्र से आपसे बोला द्विघात सूत्र लगाने के लिए, आपको द्विघात सूत्र लगाना है, नहीं तो ऐसे जोड़ मन तो गुणनखंड विधि से भी इसको आप बना सकते हैं। लेकिन द्विघात कंडीशन दिया तो आपको कंडीशन को फॉलो करना है। फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब यहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकला हुआ, आप वहां से फटाफट बैठा दीजिए। माइनस बी माइनस फॉर्मूला से अब बी का वैल्यू कितना 17, यहाँ की 17 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है 6 और बी सी का वैल्यू कितना है 12, अब बटा 2a, ए का वैल्यू कितना 6। सॉल्व करिए इसको। यहाँ माइनस 17 प्लस माइनस 17 का स्क्वायर 289, नहीं आता आप साइड में आके 17 गुना 17 कर लीजिए। माइनस अब देखो गुना करिए, 6 चौके 24 और 24 गुना 12, साइड में आकर 12 चौके 48, अच्छा कितना 4, 12 दूनी 24, 24 4 कितना होता है 24 4 28, मतलब
आप इसको गुना करिए टोटल को तो 288 हो जाएगा। अब बटे 2 छके 12 x बराबर, अब इधर हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पे कितना होगा, x इक्वल -17 प्लस माइनस, देखिए 289 में 288 घटा देंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 बटे 12। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना होगा, 1 का वर्गमूल करेंगे प्लस -17, अब प्लस माइनस 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 ही होता है, बटे 12। इससे 2 कंडीशन होएगा, x बराबर एक वैल्यू आ गया 17 -17 अब प्लस 1 बटा 12, दूसरा आ जाएगा x बराबर -17 अब -1 बटा 12। कहने मतलब एक बार वैल्यू आपको प्लस में लेना है और दूसरा बार वैल्यू माइनस में लेना है। इसलिए x का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, 17 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, -16 अब बटा 12। यहाँ पे देख लेते हैं 17 में दोनों माइनस में तो जोड़ जुड़ेगा, -18 बटा 12। तो यहाँ कितना होगा, इसको कटा दिए, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 6 दूनी 12। आपका आया x बराबर -4 बटा 3 और दूसरा आ गया x बराबर -3 बटा 2 और यही आपका आंसर होगा। तो आज तक का क्लास यही रहेगा। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।